अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 4 को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास वर्क, तो वर्क बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोई बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जब भी हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मूव करती है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं वर्क, ठीक है, वर्क डन। हमारे पास ये जो वर्क होता है ना, ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। मतलब वर्क डन जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें हम लोग कॉज ऑफ थीटा जो है वो यूज़ करते हैं। आप लोगों ने यहाँ से जो है वो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन होता है कि जब भी हमारे पास थीटा जो है वो 90 से जो है वो लेस देन होगा तो हमारे पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। जब भी थीटा जो है वो 90 के इक्वल होगा तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। देखो कॉज ऑफ 90 जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जब भी हम लोग जो है वो एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ तो हमारे पास ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि हमारे पास थीटा जब 90 होता है तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो होता है, और जब भी हमारे पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इन तमाम सिचुएशंस एंड कंडीशंस को जो है वो अपने जहन में लाजमी रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो है वो सिंपल वही चीज़ें रटा की होती हैं जो बुक में लिखी होती हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन से एंगल पे जो है वो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो जब भी आप लोगों को जो है वो थीटा जो है वो मतलब जो एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा गिवन हुआ ना ऑप्शंस में, तो आप लोगों ने उसको टिक करना होगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन करे कि कौन सा एंगल पे जो है वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो आप लोगों ने ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा एंगल जो है वो 90 से कम है। तो 90 से कम वाले जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव वर्क डन देते हैं, जो 90 से ज़्यादा वाले एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव वर्क डन देते हैं। और जब थीटा हमारे पास 90 के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व एक्सप्रेस करता है वर्क डन को, ठीक है। तो ये भी समटाइम्स एमसीक्यू में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कन्वर्जन यूनिट्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इन कन्वर्जन यूनिट्स को जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। समटाइम्स एस्टेस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो आप लोगों से पूछ सकता है कि वन हार्स पावर कितने वाट्स के इक्वल होता है। तो हमारे पास 1 हार्स पावर जो है वो 746 वाट्स के इक्वल होता है, ठीक है। 1 कैलोरीज कितने जाउल्स की इक्वल होती है, तो 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जाउल्स की इक्वल होती है, ठीक है। तो आप लोगों से यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकता है। अगर क्वेश्चंस ना भी करे तो आप लोगों के पास ये कन्वर्जेंस डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। या आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1 जाउल में कितने न्यूटन मीटर्स होते हैं। 1 जाउल में 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर होता है, या 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं, ठीक है, 1 जाउल में। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और ये कन्वर्जन यूनिट्स समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इनको लाजमी देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे ये वर्क डन के रिलेटेड डिफरेंट केसेस बता रहा है कि जब हमारे पास थीटा जो है वो जीरो की इक्वल होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, ठीक है। थीटा जब 90 होगा तो वर्क डन हमारे पास जीरो होगा, और थीटा जो है वो जब 180 होगा तो हमारे पास वर्क डन जो है वो मिनिमम होगा। हम लोगों ने पहले बात की थी कि जब भी थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर हुआ तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने एक और चीज़ मैंने जहन में रखनी है कि जब भी हम लोग किसी क्लोज पाथ में वर्क डन करते हैं तो हमारे पास वो वर्क डन जो है वो ज़ीरो की इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कल के अंदर, वो दो चक्कर पूरे करती है, ठीक है। जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके उसने एंड कर दिया है, तो उसका आप लोग वर्क डन बताओ। तो वर्क डन किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और किसी फ्रिक्शनल जगह पर अगर हम लोग वर्क डन करेंगे तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये भी 2 पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ कन्वर्जन यूनिट्स हैं, तो ये आप लोगों ने जो है वो लाजमी देख लेने हैं। कहता है कि हमारे पास वर्क टन का जो यूनिट है वो जाउल है, ऐसा यूनिट। और इसको अगर हम लोग CGS सिस्टम में देखें तो वर्क टन का यूनिट जो है वो अर्ग है, ठीक है, ERG। और 1 जाउल जो है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, ये भी आपको पता हो। और 1 अर्ग जो है 1 डाइन सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये भी आपको पता हो। लेकिन आप लोगों को कम से कम ये जाउल और ये अर्ग वाला लाजमी पता हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी MD कैट में भी और KMG कैट में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को अक्सर SI का तो पता होता है, लेकिन CGS का नहीं पता होता। CGS में हमारे पास जो है वो वर्क का जो यूनिट है वो अर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन दी है, तो ये आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे उसने लिखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट मास ऑन द बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद हो। और फिर कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास की इक्वल होती है। तो ओवरऑल आप लोगों से अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट पूछ ले, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट पूछे, तो आप लोग बोलोगे कि इट इज़ इक्वल टू न्यूटन पर किलोग्राम,
ठीक है, तो ये यूनिट आपको याद हो, समटाइम्स ये यूनिट लाजमी पूछते हैं वो। नेक्स्ट कहते हैं कि इफ़ वी कैरी अ बॉडी ना क्लोज पाथ, जब भी हम लोग कहते हैं कि बॉडी को जो है वो मूव करवाएं किसी क्लोज पाथ के अंदर, तो उसमें हमारे पास जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और ये जो फील्ड है ना कि हमारे पास जब हम लोग बॉडी को किसी क्लोज पाथ के अंदर मूव करवाते हैं तो ऐसी फील्ड को जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने एक और पॉइंट भी सीख लिया। पहला पॉइंट तो आपको पता था कि किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर जो है वो वर्क डन जीरो होता है, लेकिन आप लोगों से ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। तो देखो कंजर्वेटिव फील्ड भी तो क्लोज ही फील्ड होती है ना, क्लोज्ड फील्ड होती है, सो इसमें भी हमारे पास वर्क डन जो है वो जीरो ही होगा। ठीक है, और वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। ये इसने वही बात की है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके नाम याद कर लेने के कौन कौन से कंजर्वेटिव्स हैं और कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव्स हैं, क्योंकि समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड या फोर्स इज कंजर्वेटिव या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। तो आप लोगों के पास सम कंजर्वेटिव फोर्सेज जो हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप लोगों के पास कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कंजर्वेटिव फील्ड्स भी होती हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सारी कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में लिखा गया है कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल एंड प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ द रॉकेट्स, ये सारी जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ठीक है, और इनमें हमारे पास वर्क डन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, जबकि हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं उनमें जो है वो वर्क डन जो है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज द वर्क डन इज जीरो। तो आप लोगों को फिर वहाँ से जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में तो वर्क डन जीरो नहीं होता। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क डन, तो उसे हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, ऐसा रेट जिसमें हमारे पास वर्क जो है वो डन हो जाए तो उसे हम लोग पावर कहते हैं। सो वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास तीन रिलेशन है, तो आप लोगों ने इन तीनों रिलेशंस को जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, पावर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा चाहे वो यहाँ पे उसने यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो ऐसा यूनिट में हमारे पास पावर का यूनिट जो है वो जूल पर सेकंड होता है, जिसको हम लोग वाट भी कहते हैं। ठीक है, और CGS सिस्टम में हमारे पास इसका यूनिट जो है वो अर्ग पर सेकंड होता है। ठीक है, वर्क डन का सिर्फ अर्ग था, तो पावर का जो है वो वर्क अर्ग पर सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि पावर इज सेड टू बी 1 वोट इफ 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड। तो ये उसने 1 जूल की डेफिनेशन दी है, ये भी आपको पता हो। इसके अलावा चाहे वो पावर का यहाँ पे जो है वो फार्मूला उसने दोबारा से लिखा कि पावर हमारे पास चाहे वो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम की इक्वल होती है, लेकिन यहाँ से हम लोग वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन के लिए अगर हम लोग इस रिलेशन को निकालें तो हमारे पास क्या बन जाता है, W इज इक्वल टू PT। तो अगर आप लोगों को पावर दी हो, टाइम दिया हो, तो आप लोग ईजिली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने इन रिलेशंस को लाजमी याद रखना है, क्योंकि फिर उस वक्त एग्जाम में जब स्टूडेंट को जो है वो क्वेश्चन में जो है वो पावर दी हो और साथ में टाइम दिया हो और उसे बोला जाए कि वर्क डन फाइंड करो, तो फिर वो लोग मतलब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या यार, इस तरह का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आप लोगों ने इन रिलेशंस को जो है वो लाजमी अपने जहन में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि किलो वाट हार जो है वो ये वर्क डन का यूनिट है। ठीक है, जो कि 1 घंटे में होता है। ठीक है, जब हमारे पास वर्क डन जो है वो 1 घंटे में हो तो उसके लिए हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलो वाट हार। ठीक है, और हमारे पास ये जो 1 किलो वाट हार होता है ना, इसमें कितने अर्ग जाउल्स होते हैं, 3.6 होते हैं। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर जो है वो इसमें 746 वाट्स होते हैं। पावर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम पावर को हम लोग एनर्जी डिवाइड बाय टाइम भी लिख सकते हैं। एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो उस वक्त आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा ना हो कि आप लोगों को बोला जाए कि हमारे पास कि फॉर एग्जांपल एक मास है, ठीक है, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, इतने टाइम में, तो आप लोग जो है वो पावर फाइंड करो। तो फिर आप लोग उस वक्त कंफ्यूज हो सकते हो कि ये क्या यार, पावर वाले किसी रिलेशन में तो मास और वेलोसिटी तो आती ही नहीं थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास पावर को हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप लोग इस तरह से इन रिलेशंस को निकाल सकते हो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का पूछे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक है, mgh डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो पावर इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, और एनर्जी का यूनिट क्या है, वो वर्क के यूनिट के साथ सेम है। ठीक है, एनर्जी और वर्क का यूनिट जो है वो सेम है। ठीक है,
नेक्स्ट है किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आसान चीज़ें हैं। किनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² के इक्वल होता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के इक्वल होता है। ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में उसने आप लोगों को जो है वो पोटेंशियल एनर्जी दी होती है। ठीक है, और आप लोगों को जो है वो मैथ दिया होता है और कोई भी हाइट दी होती है। ठीक है, या बल्कि मैथ्स दिया होता है और बस और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, और आप लोगों को कहता है कि हाइट फाइंड करो, तो फिर आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करके हाइट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इस इक्वेशन को जो है वो अरेंज कर लेना है। mgh है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर यहाँ से h फाइंड करना है तो आप लोग जस्ट सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो mg के साथ डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हाइट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इक्वेशंस को अरेंज कर सकते हैं ना, तो उसके लिए फिजिक्स हलवा है। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉडल एमसीक्यूज हैं। कहते हैं कि इफ़ यू डबल द मास ऑफ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसकी ग्रोथ है, mgh की ग्रोथ है, मतलब m के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम लोग जो है वो मास को डबल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 में कहता है कि इफ़ यू डबल द वेलोसिटी किनेटिक एनर्जी विल बी। तो देखो हमारे पास किनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट, ठीक है, टू द इनपुट ऑफ द मशीन। ठीक है, और हमारे पास एफिशिएंसी अगर हम लोग उसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो जस्ट सिंपल हम लोग आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। ठीक है, और एफिशिएंसी का जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है। ठीक है, तो इनका यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। सो ओवरऑल एफिशिएंसी का कोई यूनिट जो है वो नहीं होता। अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम लोग वर्क आउटपुट को डिवाइड करते हैं वर्क इनपुट पे। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ द एक्चुअल मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100। ठीक है, हमारे पास किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती। ठीक है, वो 100 से लेस ही होती है। अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी तो वो आइडियल मशीन है। ठीक है, और आइडियल मशीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास ये जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है ना, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि इसकी एफिशिएंसी की डेफिनेशन, और दूसरी चीज़ है कि एफिशिएंसी का यूनिट। आप लोगों से समटाइम्स यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि एफिशिएंसी का क्या यूनिट होता है, तो एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट जो है वो नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन में हमारे पास इनपुट जो है वो आउटपुट के इक्वल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ दो ही अप्लाइंसेस या मशीन्स ऐसी हैं जिनकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रायर है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, इन दोनों मशीन्स की जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में आप लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो इसका रिलेशन, ठीक है, GMEM डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, तो उसमें जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस ME जो है वो मैस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, M जो है वो सिंपल ये किसी भी बॉडी का मैस हो सकता है, और RE जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे पास जब भी जो है वो वर्क डन होगा ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो वर्क डन जो है हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, बस इसमें और कोई MCQ पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो आप लोग खुद यहाँ से रीड कर लोगे। ठीक है, बाकी इसमें सिर्फ 3-4 MCQ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। तो हमारे पास ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्क्वायर रूट ऑफ मैस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनके अंडर रूट के साथ, सॉरी। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट से भी सबसे ज़्यादा जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम मून एंड फ्रॉम अर्थ। अगर हम लोग मून से देखें तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 11.2 × 10⁻3। और हमारे पास अगर हम लोग मून से देखें, अच्छा वो अर्थ की थी, ठीक है, और मून से देखें तो हमारे पास वो 2.3 बनती है, 2.3 × 10⁻3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये वही स्टेटमेंट है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, मतलब कि हम लोग एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
कहते हैं कि अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कहते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर भी हमारे पास जो एनर्जी होती है ना वो ओवरऑल वो कांस्टेंट ही होती है। देखो ऐसी एनर्जी जो वेलोसिटी की वजह से हो रही हो ना तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने बात की थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हारे पास वेलोसिटी का कोई जिक्र ही नहीं होता। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी एनर्जी जो है वो वेलोसिटी की वजह से क्रिएट होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और हमारे पास जो वर्क डन की वजह से क्रिएट होगी ना, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। देखो आप लोगों को समटाइम्स एमसीक्यूज में भी स्टेटमेंट में भी कहा जाता है कि आप लोग वर्क डन फाइंड करो, तो आप लोग वहाँ पे कहते होते हो कि यहाँ पे हमारे पास वर्क डन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। तो आप लोग कभी कभी इस रिलेशन को ऐसे लिखते हो ना, तो वो इसीलिए लिखते हो कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना ये वर्क डन की वजह से हो रही होती है, ठीक है। और हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये इसमें हमारे पास वर्क डन होता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास वर्क डन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और बॉडी एट हाइट हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे है ना, किसी सर्टेन हाइट पे, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हम लोग उसको नीचे की तरफ फेंक देना इस बॉडी को, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। देखो मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी जो है वो एक हाइट पे पड़ी है, ठीक है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी हमेशा। तो जब भी हम लोग इस बॉडी को जो है वो नीचे की तरफ गिराएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब भी हमारे पास वो बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के नियर आती जाएगी ना तो उसकी बल्कि जब वो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब होगी ना तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो बॉडी जो है वो हिट कर लेगी ना अर्थ को ना, ठीक है, मतलब अर्थ पे गिर जाएगी, अर्थ को टच कर लेगी, तो उसके पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना जो कि पोटेंशियल एनर्जी में से कन्वर्ट हुई थी, तो उस पर जो है वो भी जो है वो वर्क डन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। यहाँ पे दो और पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि जब भी हमारे पास चाहे वो ये कन्वर्जन होगी ना काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में, या अगर हम लोग सिंपल काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में जो है वो देखें कन्वर्जन, तो जब भी हमारे पास एयर प्रेजेंट होगी ना तो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जब भी एयर प्रेजेंट होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स लाजमी होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसमें उसको ऐड करना है, ठीक है। और जब हमारे पास चाहे वो अगर हम लोग वैक्यूम में देखेंगे ना तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास वो सिंपल गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें से हम लोग सिर्फ वही पॉइंट्स देखेंगे जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो यहाँ से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को याद कर लेना है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं और कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो आप लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को याद कर लो, कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इनको हम लोग अगर एक मरतबा यूज़ कर लें तो दोबारा इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको मतलब हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों को जो है वो याद करना है। समटाइम्स क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास कौन कौन से एनर्जी के रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल है और कौन कौन से जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ये जो सोलर सेल्स होते हैं ना ये सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं। हमारे पास 1 मेगावाट हावर जो है वो ये 38 × 10⁸ जूल के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो बायोमास होती है ना, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कहते हैं कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिशन ऑफ द 1 एटम ऑफ द यूरेनियम, तो हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है 1.8 × 10⁻18 जूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अर्थ का सेंटर है ना वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राउंड अबाउट 4000 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से वो 16% है, ठीक है। सॉफ्टेस्ट कोयल जिसमें हमारे पास 15% कार्बन प्रेजेंट होता है वो लिग्नाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनको भी दोबारा देख लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में देख चुके हैं लेकिन जल्दी जल्दी इनको दोबारा देख लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑन द बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको पता हो। कहते हैं कि इन क्लोज पाथ व्हेन द वर्क इज डन इज जीरो, ठीक है, तो उस पाथ को हम लोग कंजर्वेटिव पाथ या कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वर्क डन जो है वो जीरो होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट उसने पावर को डिफाइन किया, कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड, तो वो पावर की इक्वल होती है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी जो है ये भी पावर की इक्वल होती है। पावर का यूनिट हमारे पास जो है वाट है, ठीक है, जिसे हम लोग जो है वो
जूल पर सेकंड में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, 1 किलो वाट हार में जो है वो कितने मेगा जूल्स होते हैं, ये वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग या रिवॉल्विंग विद 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो वो रिवॉल्व कैसे कर रहा है, सर्कल में ही रिवॉल्व कर रहा है ना। तो हम लोगों ने बात क्या की थी कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में रिवॉल्व करती है, मूव करती है, तो उस पर वर्क डन जो है वो 0 होता है। बाकी ये वही चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह MCQ से प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके वहाँ पे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट कहता है कि बॉडी हैज़ अ मास 72 किलोग्राम ऑन द अर्थ, इट्स मास ऑन द मून इज़, तो मून पे भी उसका मास है वो 72 किलोग्राम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कहता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, फुल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हमारे पास वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट उसने आपको डायमेंशन ऑफ टॉर्क दी है विच इज़ इक्वल टू ml², ठीक है, T-2। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारे पास वर्क डन जो है वो 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो है वो सर्कल में हो रहा होता है ना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास वर्क डन जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी जो है वो पावर की इक्वल होता है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये बेसिकली वही पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए हैं, ठीक है, जस्ट उन्होंने दोबारा से समराइज़ किए हैं। कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो नेगेटिव वर्क डन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट उसने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशन दी है विच इज़ इक्वल टू m-1 L3 एंड T-2, ठीक है, आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। अच्छा, वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखो, कहता है कि वर्क डन बाय मैन पुशिंग द वॉल इज़ 0। देखो कोई मैन है वो दीवार को जो है वो जोर लगा रहा है, वो तो मूव नहीं कर रही, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो कवर ही नहीं हो रहा, तो ओवरऑल वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर 0 हो जाती है, ठीक है। और कहता है कि हमारे पास अगर एक मैस है, ठीक है, 1 kg मैस है, जब हम लोग उसको मूव करवाएंगे 1.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना, तो तब जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 जूल हो जाएगी। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर होती हैं, आप लोगों ने याद करनी होती हैं, ये बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, इनको छोड़ें, कन्वर्जन यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, कहता है कि बॉडी फॉल्स फ्रॉम द हाइट। कहता है कि कोई बॉडी है वो हाइट से गिर रही है, तो जैसे जैसे उसकी हाइट डिक्रीज होगी ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू mgh, ठीक है, h डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, कहता है कि व्हेन वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास वर्क डन होगा बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये अगेंस्ट ग्रेविटी था और ये ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में 2 और पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। और जो हमारे पास पावर होती है ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा।